प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत छोड़ो आंदोलन पार्ट 2 कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने भारत छोड़ो आंदोलन पार्ट प्रथम किया था, भाग 1। और यदि फ्लैशबैक में मैं जाऊं तो हमने वह व्याख्यान आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को 8 और 9 अगस्त की 8 अगस्त और 9 अगस्त की रात जो थी उसमें बंदी बनाया गया नेताओं को, और 9 अगस्त से माने। तो अगस्त 1942 में जो यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के कारण हमने पिछले व्याख्यान में किए थे। कारणों में मोटा मोटी पंडित नेहरू का ब्रुसेल्स सम्मेलन में भाग लेना, द्वैत शासन, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस का 1929 का प्रस्ताव, चर्चिल का प्रधानमंत्री बनना, क्रिप्स का भारत आगमन, भारतीय शरणार्थी, ऐसे करके ये कारण जो है हमने किए थे। अब हम कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के उद्देश्य। पहला, भारत से विदेशी सत्ता का अंत करना। दूसरा, भारत के निवासियों को, भारतीयों को किसी भी प्रकार के संकट के लिए जागरूक करना तथा सशक्त बनाना। तीसरा, विदेशी सत्ता को समाप्त कर देश में सांप्रदायिक एकता स्थापित करना। चौथा, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सभी देशों में शोषित लोगों के लिए नैतिक तथा धार्मिक नेतृत्व स्थापित करना। पांचवा, एशिया के सभी औपनिवेशिक देशों की स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायता प्रदान करना। और छठा, अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना करना। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा गांधी और कांग्रेस का उद्देश्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति था, जिसके लिए वे कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार थे। इस आंदोलन में हमें गांधी जी के अहिंसा के संदर्भ में विचार परिवर्तित मिलते हैं। वे कहते हैं, युद्ध में दो में से जो कमज़ोर हो वह हिंसा का प्रयोग कर सकता है, और वह युद्ध भी अहिंसात्मक युद्ध होगा। तो ये एक नई जो है वो एक नई प्रैक्टिस महात्मा गांधी जी की। गांधी जी ने कहा कि यह आंदोलन कांग्रेस की अंतिम कोशिश होगी, जिसमें या तो हम भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या मर मिटेंगे। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के उद्देश्य। अब आंदोलन का प्रारंभ और उसके कार्यक्रम। 8 अगस्त 1942 की रात्रि को गांधी जी वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो से मिलना चाहते थे, परंतु सरकार ने मिलने का समय नहीं दिया। सरकार का इरादा न तो कांग्रेस के साथ समझौता करने का था और न ही वह आंदोलन के औपचारिक रूप से प्रारंभ होने का इंतजार करना चाहती थी। और इसीलिए 8 अगस्त की रात 9 अगस्त के प्रातः से पहले एक झटके में कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें अज्ञात स्थानों पर भेज दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार आंदोलन प्रारंभ होने से पहले ही उसे कुचल देना चाहती थी। इस संदर्भ में 1942 में ही क्रांतिकारी गतिविधि अध्यादेश वह पारित कर चुकी थी। कांग्रेस ने अभी तक इसकी कोई निश्चित योजना नहीं बनाई थी, और न ही कोई नेताओं ने अभी तक ऐसे विचार व्यक्त किए थे। उससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये अंग्रेज़ों की एक बड़ी यूँ कहें कि उनकी कूटनीतिक एक चाल थी, और वो सोच रहे थे कि अब आंदोलन कैसे होगा। 9 अगस्त को प्रातः ही कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की खबर समस्त देश में फैल गई, और खबर फैलते ही देश में जन आक्रोश
इस आंदोलन में तब्दील हो गया। 9 अगस्त 1942 के हरिजन अंक में अहिंसात्मक आंदोलन चलाने और ब्रिटिश सरकार को पंगु बनाने के तरीकों पर गांधी जी ने विस्तार से लिखा। गांधी जी का एक 13 सूत्री कार्यक्रम आया जो इस आंदोलन के संदर्भ में उन्होंने दिया। पहला, सारे देश में हड़ताल शांतिपूर्वक चलाई जाए। हड़ताल गांधी तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं को बंदी बनाए जाने के विरुद्ध रहेगी। दूसरा, सभी गांवों व शहरों में भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश पहुंचाने के लिए सभाएं आयोजित की जाएं। तीसरा, नमक बनाने पर सरकार द्वारा रोक लगाने का विरोध किया जाए। चौथा, समस्त देश में अहिंसात्मक और असहयोग आंदोलन चलाया जाए। पांचवा, विद्यार्थी इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। विद्यार्थी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे तथा नेताओं के बंदी बनाए जाने पर उनका स्थान ग्रहण करेंगे। छठा, सभी सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र देंगे। जो त्यागपत्र नहीं देंगे वे भी सरकारी आज्ञाओं की अवज्ञा करेंगे। सातवां, भारतीय नरेशों को भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहिए। आठवां, सेना के प्रत्येक सैनिक अपने को पहले भारतीय समझें और उन सभी आदेशों का उल्लंघन करें जो उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाते हों। नौवां, इस अहिंसात्मक आंदोलन में स्त्रियों को भी भाग लेने की अपील की गई। 10वां, प्रत्येक व्यक्ति करो या मरो का नारा अपने जीवन का उद्देश्य बनाए। इससे प्रत्येक व्यक्ति में स्वतंत्रता या इसके संघर्ष में बलिदान की जो भावना है वह जागृत होगी। 11वां, सभी लोग जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई इस आंदोलन में भाग लेंगे। 12वां, गांधी जी के बंदी होने के उपरांत प्रत्येक भारतीय इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात ये इसमें कि गांधी जी जब अरेस्ट हो जाएंगे तो सभी जो हैं वो नेता हैं। और अंतिम, यदि लाखों लोग चरखा चलाते हैं तो हर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सशक्त बनाएगा। ये 13 सूत्री कार्यक्रम दिया। अतः स्पष्ट है कि 8 अगस्त की रात्रि को तो कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कोई निश्चित योजना नहीं बना सकी, परंतु कांग्रेस ने कांग्रेसी नेताओं से हुई बातचीत में कहा कि इस आंदोलन में गांधी जी जो निर्देश दें उनका पालन किया जाए। इसके बाद है आंदोलन का प्रसार। आंदोलन के प्रसार क्षेत्र की दृष्टि से इसको 3 चरण इसके बनाए जा सकते हैं। प्रथम चरण में इसका प्रसार शहरी जो जगह हैं शहरों तक ही सीमित रहा। शहरों के विद्यार्थी स्कूल व कॉलेज छोड़कर सड़कों पर आ गए। शिक्षण संस्थाओं में तोड़फोड़ की। जो शिक्षण संस्थाएं बंद नहीं हुई उन्हें जबरदस्ती बंद कराया गया। मुस्लिम लीग के कारण मुस्लिम छात्रों ने कक्षाओं का बायकॉट नहीं किया और उनका सहयोग नहीं मिल सका। इस कारण विद्यार्थी आंदोलन प्रारंभ से संगठित और अनुशासित नहीं रह पाया। नगरों में मजदूर वर्ग ने हड़ताल करके अपना सहयोग दिया। 9 अगस्त से 14 अगस्त तक मुंबई के श्रमिकों ने हड़ताल की। कलकत्ता में 10 अगस्त से 14 अगस्त तक हड़ताल चली। हड़तालियों का पुलिस व सेना से टकराव हुआ। दिल्ली में आंदोलन का प्रारंभ हिंसक संघर्षों के साथ हुआ और जान माल का भारी नुकसान हुआ। पटना में सचिवालय के सामने 11 अगस्त को जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन 13 अगस्त तक चलता रहा और पटना पर सरकारी नियंत्रण नहीं रहा। 10 अगस्त को ही वायसराय को खबर पहुंची कि नागपुर, लखनऊ, कानपुर और अहमदाबाद भी हड़ताल की चपेट में आ गए हैं।
टाटा स्टील प्लांट में 13 दिन तक हड़ताल चली। इस हड़ताल में मजदूरों का केवल एक ही नारा था, तब तक काम पर नहीं लौटेंगे जब तक राष्ट्रीय सरकार नहीं बन जाती। जब 9 अगस्त को कांग्रेस की प्रथम पंक्ति के नेताओं को बंदी बना लिया तो पहली बार कांग्रेस रेडियो स्थापित करने का विचार किया गया, ताकि इस आंदोलन की प्रगति के बारे में लोगों को जानकारी पहुंचती रहे। इसके साथ ही उनके पास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी पहुंचे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वीएम खाक्कर, नादिमन और उषा मेहता उन अग्रगण्य सदस्यों में से थे जिन्होंने आंदोलन के दौरान कांग्रेस की सूचनाओं और कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था की थी। कांग्रेस प्रसारण स्टेशन प्रमुख रूप से मुंबई और नासिक में कार्य कर रहा था, परंतु पुलिस से बचने के लिए कई बार इसका स्थानांतरण भी करना पड़ा। दूसरे चरण में यह आंदोलन गांवों में चला। बनारस, पटना और कटक जैसे केंद्रों से संघर्ष के लिए कटिबद्ध विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गए। उन्होंने गांवों में जाकर सरकारी संचार व्यवस्था को ठप कर दिया, किसानों को ब्रिटिश सरकार का विरोधी बना दिया और नवयुवक व विद्यार्थी नारे लगाते थे, थाना जलाओ, स्टेशन फूको, अंग्रेजों भारत छोड़ो। नवयुवकों ने रेलगाड़ियों पर भारतीय झंडा फहराना प्रारंभ कर दिया। ग्रामीण लोग अपने निकट की तहसीलों पर जाकर घेरा डालने लगे, सरकारी कर्मचारियों के कार्यों में बाधा डालने लगे और ऐसा करने पर उन्हें गोलियां भी खानी पड़ी, जान भी देनी पड़ी। परंतु सरकार के ये दमनकारी प्रयास आंदोलन को शांत करने के बजाय उन्हें उग्र बनाने में अधिक सहयोग कर रहे थे। 26 रेलवे स्टेशनों और 32 डाकघरों पर हमले हुए। 538 अवसरों पर निहत्थे लोगों की भीड़ पर पुलिस और सेना ने गोली चलाई। नीचे उड़ते जहाज़ों से मशीन गन दागी गई। इसके अलावा दमन का एक और रूप भी था। ग्रामीणों को बंधक बना लिया जाता था, उन पर सामूहिक जुर्माने लगाए जाते थे। सामूहिक जुर्मानों के द्वारा सरकार ने 90 लाख रुपया कलेक्ट कर लिया था। तनिक भी संदेह होने पर किसी भी व्यक्ति के चोड़े, तो वो जो कोड़े हैं वो लगाए जाते थे। जिन गांवों से आंदोलनकारी भाग जाते और पकड़ में नहीं आते, उनके घर जला दिए जाते थे। 5 अगस्त से ही लॉर्ड लिनलिथगो ने पटना के आसपास संचार व्यवस्था भंग करने के प्रयास करने वाली भीड़ पर मशीन गनों से गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। मार्शल लॉ जो है वो वहाँ पर लगा दिया गया। बिहार के भागलपुर, मुंगेर, बंगाल के नदियाँ और तामलुक, उड़ीसा के तच्छर में भी गोलीबारी के लिए जहाजी मशीन गनों का इस्तेमाल किया गया। 1942 के अंत तक 60,000 लोगों को बंदी बना लिया गया। 26,000 लोग दंडित किए जा चुके थे। 18,000 लोगों को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत हिरासत में लिया गया। मार्शल लॉ के अंतर्गत जितना कठोर दमन हो सकता था वह किया गया। पाशविक और कठोर दमन के परिणाम स्वरूप 6 या 7 सप्ताह के भीतर संघर्ष के आंदोलनात्मक दौर को सरकार जो है वो समाप्त करने में जो है वो सफल हो गई। परंतु इस अंतराल में देश के विभिन्न भागों से भूमिगत आंदोलनकारी क्रांति की गतिविधियों के जाल को मजबूत करते रहे। अखिल भारतीय स्तर के भूमिगत नेताओं की पंक्ति उभर रही थी। भूमिगत नेताओं में प्रमुख थे अच्युत पटवर्धन, आर.पी. गोयनका, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचित्रा कृपलानी, छोटू भाई,
ये जेल से फरार सब हो गए और जयप्रकाश नारायण भी जेल से फरार होने के बाद ये इनमें से बहुत कुछ को जेल थी, खासकर मैं बात करना चाहूँगा जयप्रकाश नारायण को। ये जेल से भाग के भूमिगत हो गए और बहुत सारे अभी जेल में नहीं डाले गए थे, पहले ही भूमिगत हो गए। इन भूमिगत होने वाले नेताओं की धारणा थी कि आम जनता के मनोबल को बनाए व बढ़ाए रखने में भूमिगत नेताओं की अच्छी भूमिका हो सकती है और वे भूमिगत आंदोलन के लिए धन, बम, शस्त्र, बारूद जैसी सामग्री जुटाते रहे और देश भर में क्रांतिकारियों के पास में पहुंचाते रहे। 1942 के आंदोलन को चलाने का जो श्रेय है वास्तव में समाजवादियों को दिया जा सकता है। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन इनमें सर्वाधिक सक्रिय रहे। हालांकि इनके साथी कम ही थे, पर इनको सहयोग सब लोगों से मिल रहा था। व्यापारी उदारता से चंदा देते थे। भारत की अग्रणी महिला उद्योगपति सुमति मुखर्जी अच्युत पटवर्धन को नित्य नवीन कार्य देती थी। इसी कारण अरुणा आसफ अली की भांति वह भी अच्युत जो पटवर्धन है वह भी 1947 तक भूमिगत रहा और सरकार उसे बंदी नहीं बना सकी। सुमित मुखर्जी ये कार्य अपने धनी मित्रों से उधार लिया करती थी, जिन पर कोई संदेह नहीं कर सकता था, और भूमिगत कार्यकर्ताओं को छुपाने की व्यवस्था इन कारों के द्वारा इधर उधर जाने के लिए ये की जाती थी और धनी पुरुष सहयोग कर रहे थे। विद्यार्थी संदेशवाहक का कार्य करते थे और ग्रामीण लोग पुलिस को किसी भी प्रकार की सूचना न देकर इन भूमिगत कार्यकर्ताओं की सहायता करते थे। सूचना प्राप्त करने हेतु भी पुलिस स्त्रियों व संदेह वाले व्यक्तियों के साथ अमानुषिक अत्याचार करती थी। विमान चालक व रेलगाड़ी के चालक बम व अन्य विस्फोटक सामग्री इधर से उधर पहुंचाने का कार्य करते थे। अच्युत पटवर्धन के अनुसार कतिपय पुलिस कर्मचारी भी संभावित बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को पूर्व में सूचना दे दिया करते थे। इस प्रकार 1942 के आंदोलन को चलाने हेतु भारत के सभी वर्गों ने अपनी यथाशक्ति सहायता दी। युवा वर्ग इस आंदोलन के संचालन में सर्वाधिक योगदान उनका रहा। क्रूर पुलिस अधिकारी व सैनिकों ने अपनी गोली का शिकार भी युवकों को ही बनाया। इस आंदोलन में भारत की महिलाएं व किशोरियां भी पीछे नहीं रहीं। इस कॉलेज की छात्राओं व स्कूल की छात्राओं ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इनको संगठित करने वाली अरुणा आसफ अली व सुचित्रा कृपलानी थी। उषा मेहता कांग्रेस के रेडियो के माध्यम से भूमिगत कार्यकर्ताओं के पास सूचना पहुंचाने का कार्य करती थी। रूस के मित्र राष्ट्रों में मिल जाने के उपरांत साम्यवादियों ने कामगारों व श्रमिकों को सहयोग देने से रोकने की अपील की, परंतु फिर भी वे लोग हड़ताल करवाने व सड़कों पर आंदोलन करने व पुलिस की गोली खाने में पीछे नहीं रहे। मिल मालिक भी मजदूरों के मिलों से अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त नहीं करते थे। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, कृषक वर्ग भी इस आंदोलन में पूर्ण सक्रिय था। जब हम ग्रामीण स्थानों की बात करते हैं तो उनमें किसान प्रमुख रूप से आते हैं। किसान वर्ग में अमीर व गरीब दोनों श्रेणियों के किसान सम्मिलित थे। विशेषकर पूर्वी संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल के मिदनापुर और महाराष्ट्र के सतारा जिलों के किसान इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के समर्थक व सहायक जमींदार भी सम्मिलित हुए। हालांकि वे छोटे जमींदार थे।
आंदोलन में भाग लेने वाले जमींदार संयुक्त प्रांत व बिहार के विशेष रूप से थे। इस आंदोलन में एक जो बात अफसोस के साथ कही जाएगी कि मुस्लिम लीग जो है उसका असहयोग रहा। आंदोलन के समय भारत में कई पार्टियां थीं और उनमें कई पार्टियां जिन्होंने सहयोग नहीं दिया तो वे अवरोधक भी नहीं बनी, लेकिन मुस्लिम लीग ऐसी पार्टी थी जिसने इस आंदोलन को असफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। परंतु फिर भी आंदोलन के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा नहीं होने दिया और इस दौरान दंगे भी नहीं हुए। इस आंदोलन की परम विशेषता यह भी रही कि आंदोलनकारियों ने कई स्थानों पर समानांतर सरकारें भी स्थापित की। संयुक्त प्रांत के बलिया का उल्लेख हम कर रहे हैं। बलिया में चित्तू पांडे ने अगस्त 1942 में ही सरकार स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी, पर यह अधिक दिन तक नहीं चल सकी। मिदनापुर जिले के तामुलुक में 17 दिसंबर 1942 में एक जातीय सरकार की स्थापना की गई। यहाँ गांधीवादी कार्य भी किए गए। इस सरकार ने तूफान पीड़ित लोगों की सराहनीय सेवा की, शिक्षण संस्थानों को अनुदान स्वीकार किया, सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया, पंचायतें स्थापित की गई, धनी लोगों के धान की अधिशेष उपज गरीबों में वितरित की गई। परंतु सर्वाधिक प्रभावशाली एवं दीर्घकालीन समानांतर सरकार महाराष्ट्र के सतारा जिले की हुई, जिसका सहयोग और जिसका जो श्रेय है, सहयोग नहीं, जिसका श्रेय वाई.बी. चौहान को जाता है। 2 सप्ताह तक बिहार का तिरहुत प्रदेश देश के शेष भाग से पूर्णतः कटा रहा। सरकार का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दिया। सचिवालय पर गोलियां चलने के उपरांत पटना में 2 दिन तक सरकारी नियंत्रण समाप्त हो गया। उत्तर और मध्य बिहार के 10 जिलों में 80% पुलिस थानों पर या तो आंदोलनकारियों का अधिकार हो गया या उन्हें अस्थायी रूप से खाली करवा लिया गया। तो एक ये यूँ कहना होगा कि ये जो आंदोलन है अपने पीक पर था। सरकारी अनुमान के अनुसार नेताओं की गिरफ्तारी के पहले 1 सप्ताह के भीतर 250 रेलवे स्टेशनों को या तो क्षतिग्रस्त कर दिया या उन्हें नष्ट कर दिया गया। 500 से अधिक डाक खाने, 150 पुलिस थानों पर आक्रमण हुआ। बिहार और पूर्वी संयुक्त प्रांत में रेलों का आवागमन कई हफ्तों तक अस्त व्यस्त रहा। अकेले कर्नाटक में तार काटने की 1600 घटनाएं हुई। तो इस आंदोलन का ये प्रभाव कि ब्रिटिश सरकार का वहाँ से प्रभाव लोगों ने समाप्त कर दिया और अपनी सरकारें जो है अपने अपने एरिया में समानांतर सरकारें चलाने का प्रयास किया। उनके माध्यम से उन्होंने अपने जो स्थान है, अपना जो उनका एरिया, स्पेशल एरिया है, उसके अंदर ब्रिटिश सरकार का कानून लागू नहीं था और उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।